हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर 8 ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एड्स के बारे में पढ़ा था और उसको पूरी तरीके से हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, लाइफ साइकिल उसका समझ लिया और क्या क्या उसके ट्रीटमेंट अवेलेबल है वो सारी चीजें हमने देख ली। इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक और डिजीज के बारे में जिसका नाम है कैंसर। ठीक है, सबको पता है कैंसर के बारे में, बट पूरी डिटेल में किसी को नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो किसी को भी ये नहीं पता है कि कैंसर का ओरिजिन कैसे होता है, इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स का क्या रोल है, इंटरनल फैक्टर्स का क्या रोल है। ठीक है, तो बेसिक अगर हम लोग कैंसर सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही डेफिनेशन आती है, क्या कि इट इज एन अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स। ठीक है, मींस हमारे जो सेल्स है वो एक कंट्रोल वे में डिवाइड करते हैं। अगर हम अपने फिंगर्स को देखें, हम अगर अपने फिंगर्स को देखें, अगर आप अपने हथेली को देखते हैं यहाँ से, तो ये सेल्स जब बने होंगे फर्स्ट टाइम, जब आप मदर के अंदर ये बना होगा तो यहाँ से सेल्स आगे बढ़ रहे होंगे, है ना। ये सेल्स यहाँ से आगे बढ़ रहे होंगे, तो ये थंब जो है वो यहाँ पे जाके इसके सेल्स रुक गए, इस फिंगर के थोड़े पहले रुक गए, इसके ऊपर तक गए और यहाँ के सेल्स आगे नहीं बढ़े, बीच में गैप रहा। तो मीन्स सेल्स को एक पूरी तरीके से कोऑर्डिनेटेड वे में काम कराया जाता है। ठीक है, और जब ये कोऑर्डिनेशन टूट जाता है, जब ये कोऑर्डिनेशन खराब हो जाता है, जब सेल को पता नहीं चलता कि उसे कब रुक जाना है, तब जो कंडीशन अराइज होती है उसको हम बोलते हैं कैंसर। ठीक है, अब ये कभी कभी इंटरनल फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है, इसमें कोई एक्सटर्नल रोल नहीं होगा। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई केमिकल खाने से या कोई पर्टिकुलर चीज खाने से जो है हमारा वो सेल्स में अनकंट्रोल डिवीजन स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो कैंसर जो है वो इंटरनल फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है, एक्सटर्नल। ये कोई इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है। ठीक है, ये कोई इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है, ये हमारे बॉडी का ही सिस्टम जो है गड़बड़ हो गया है, वही डिजीज है। ठीक है, अब हम बात करें कैंसर को तो हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट। ठीक है, बिनाइन मतलब जहां पर कैंसर हुआ वो वहीं पर रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे हार्मलेस लिखा हुआ है, बट 100% हार्मलेस नहीं है, थोड़ा बहुत दिक्कत तो ये भी दे सकता है। मान लीजिए गांठ जिसको बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, कि आपके गर्दन पे यहाँ पे एक गांठ हो गई थी। ठीक है, डॉक्टर ने बोला ट्यूमर है और उसको सर्जरी से काट के निकाल दिया। ठीक है, ये फैलता नहीं है बॉडी में। ठीक है, तो इसका सर्जरी बहुत इजी होता है, बहुत छोटा सा सर्जरी होता है और निकल जाता है। ठीक है, दूसरा होता है मैलिग्नेंट कैंसर। मैलिग्नेंट कैंसर मतलब मान लो लिवर में स्टार्ट हुआ, अब वहां लिवर में तो हो गई, वहां से कुछ सेल्स निकल के आसपास के ऑर्गन्स में, किडनी में चले जाएंगे या इंटेस्टाइन में चले जाएंगे और वहां पे कैंसर बनाना स्टार्ट कर देंगे। मींस वो स्प्रेड होता है पूरी बॉडी में। ठीक है, तो ये काफी हार्मफुल है। क्यों? कि मान लो लिवर में हुआ था तो हम लिवर का एक पार्ट कट कर देते और उसको निकाल देते तो ठीक हो जाता इंसान। बट लिवर का पार्ट कट किया तो पता चला कि अब तक तो किडनी में भी फैल गया है, इंटेस्टाइन में भी पहुंच गया है, हार्ट में भी पहुंच गया है। तो जो है अब हर चीज को काट काट के नहीं निकाल सकते, तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। ठीक है, फिर इसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, कीमोथेरेपी करते हैं, इम्यूनोथेरेपी करते हैं, मीन्स ऐसा केमिकल खिलाते हैं जिससे वो जहां पे भी है वहां पे वो मर जाए अपने आप। ठीक है, बट वो उतना इफेक्टिव अभी तक नहीं हो पाता। इफेक्टिव है तो बहुत ज्यादा कॉस्टली है। ठीक है, तो दो तरह के ट्यूमर्स हो गए, दो तरह के कैंसर हो गए, बेनाइन कैंसर और मैलिग्नेंट कैंसर। बेनाइन कैंसर मतलब जो जहां पे स्टार्ट हुआ वहीं रहेगा, वो स्प्रेड नहीं करेगा और उसको रिमूव करना बाय सर्जरी बहुत इजी होता है। मैलिग्नेंट कैंसर स्प्रेड करता है। ठीक है, और स्प्रेडिंग का जो मैकेनिज्म है उसे हम बोलते हैं मेटास्टेसिस। ठीक है, मेटास्टेसिस मतलब स्प्रेड ऑफ कैंसर सेल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। ठीक है, तो मेटास्टेटिक कैंसर सेल जो है वो मैलिग्नेंट कैंसर में मिलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग इसमें। अब कैंसर को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसमें से फर्स्ट है कार्सिनोमा। दिस ट्यूमर ऑरिजिनेट फ्रॉम स्किन और एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो कोई भी कैंसर अगर स्किन के टिश्यू से या एपिथेलियल टिश्यू से अराइज हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे कार्सिनोमा। ठीक है, अब ऑर्गन के बेसिस पे उसके आगे हम लोग उस ऑर्गन का नाम लगा देंगे। अगर ब्रेन में हो रहा है तो ब्रेन कार्सिनोमा, ओरल कैविटी में हो रहा है तो ओरल कार्सिनोमा, गैस्ट्रिक मतलब इंटेस्टाइन में हो रहा है, स्टमक में हो रहा है तो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, कोलोन में हो रहा है तो इस तरीके से हम इसके नाम रख देंगे।
ठीक है। एडिनोकार्सिनोमा मीन्स किसी ग्लैंड्स में हो जा रहा है हमारे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग, ये कार्सिनोमा है, इसका बेसिक क्या है कि अगर स्किन से ओरिजिनेट हो रहा है मीन्स स्किन सेल में अनकंट्रोल डिवीजन हो रहा है या एपिथेलियल टिश्यू में अनकंट्रोल डिवीजन हो रहा है, तो वो कहलाएगा कार्सिनोमा, ठीक है। ये फर्स्ट टाइप हो गया। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे। कार्सिनोमा इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्यूमर, ठीक है। जितने भी कैंसर होते हैं उसमें से 85% कार्सिनोमा होते हैं, ठीक है। तो ये हमको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। उसके बाद ब्रेस्ट कैंसर इन फीमेल एंड प्रोस्टेट कैंसर इन मेल आर मोस्ट कॉमन इंसिडेंट इन वर्ल्ड, ठीक है। तो सबसे ज्यादा वर्ल्ड में फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर होता है और मेल्स में प्रोस्टेट कैंसर होता है। लंग कैंसर अकाउंट्स फॉर 31.1% ऑफ ऑल कैंसर डेथ इन मेन एंड 25% इन वुमेन, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कौन सा होता है? ब्रेस्ट कैंसर, और मेल में प्रोस्टेट कैंसर। बट सबसे ज्यादा डेथ किसकी वजह से होती है? लंग कैंसर की वजह से 31% मेल्स में और 25% वुमेन में, ठीक है। उसके बाद सर्वाइकल यूटेराइन कैंसर इन फीमेल एंड ओरल कैंसर इन मेल आर कॉमन इन इंडिया, ठीक है। इंडिया की बात करें तो सबसे ज्यादा फीमेल में सर्वाइकल कैंसर जो सर्विक्स है उसके थ्रू, और मेल्स में ओरल कैंसर, ठीक है। ओरल कैंसर का आपको पता चल गया होगा कि मेल्स में ओरल कैंसर क्यों इतना ज्यादा है, ठीक है। इतना ज्यादा पान मसाला, गुजरात में ये मावा, ठीक है। तो इसकी वजह से ओरल कैंसर बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा टोबैको प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मतलब सुबह उठ के अगर टोबैको नहीं मिला तो वो जी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो टोबैको की वजह से नहीं जी पा रहे, फिर थोड़े दिन बाद वो कैंसर की वजह से मरने ही वाले, ठीक है। उसके बाद मेलानोमा, इट इज टाइप ऑफ कार्सिनोमा, दे आर कैंसरस ग्रोथ ऑफ मेलानोसाइट्स, ठीक है। तो स्किन में एक पर्टिकुलर सेल्स होते हैं मेलानोसाइट जो स्किन को कलर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जो मेलेनिन सिक्रेट करते हैं और मेलेनिन की वजह से हम डार्क या फेयर जो हमारा कॉम्प्लेक्शन होता है वो मेलेनिन की वजह से होता है। और मेलेनिन बनाने वाले जो सेल्स उनको हम बोलते हैं मेलेनोसाइट्स, ठीक है। और उन सेल्स में अगर कैंसर हो जाता है तो उसे कहलाते हैं हम लोग मेलेनोमा, ठीक है। समझ गए? तो ये सारी चीजें होगी कार्सिनोमा की, जो फर्स्ट टाइप का कैंसर था। सेकेंड है सार्कोमा। दिस इज ट्यूमर ऑफ मीजोडर्मल टिश्यू। जितने भी मीजोडर्म से टिश्यू बनते हैं, मीजोडर्मल टिश्यू, उनको हम बोलते हैं सार्कोमा। इसमें कौन कौन सा है? बोन कैंसर जिसको हम लोग ऑस्टियोसार्कोमा, ऑस्टियो मींस बोन होता है, मसल कैंसर हो रहा है तो मायोसार्कोमा, और लिम्फ नोड का कैंसर होता है तो लिम्फोसार्कोमा, ठीक है। समझ गए? तो ये हो गए मीजोडर्मल टिश्यू से जिनको हम बोलेंगे सार्कोमा। उसके बाद थर्ड आता है लिकोमिया, ठीक है, जो कि जिसको हम लोग बहुत कॉमनली बोलते हैं ब्लड कैंसर। इसमें क्या होता है? WBC का नंबर बढ़ जाता है, WBC में अनकंट्रोल डिवीजन होता है, और बहुत ज्यादा WBC हो जाएंगे तो क्या होगा? ब्लड बहुत गाढ़ा हो जाएगा, बहुत थिक हो जाएगा, मूव नहीं कर पाएगा, और क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाएगी उसके अंदर, और ब्लड जमने की वजह से जो है हार्ट अटैक आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें दो तरह के ल्यूकेमिया में, फर्स्ट है हमारा क्रोनिक माइलोजीनस ल्यूकेमिया। दिस इज अ फैटल कैंसर डिजीज मेनली ड्यू टू रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन बिटवीन क्रोमोसोम 22 एंड क्रोमोसोम 9, ठीक है। तो क्रोमोसोम 9 और 22 के बीच में एक ट्रांसलोकेशन मीन DNA एक्सचेंज होता है, जिसकी वजह से ये कैंसर डेवलप होता है, ठीक है। रेयर है, इतना कॉमन नहीं है। उसके बाद है बर्किट्स लिम्फोमा। ये होता है अगर DNA एक्सचेंज हो जाए बिटवीन क्रोमोसोम 8 एंड 14, ठीक है। According to a rough estimate, about 8 lakhs cases of cancer detected in India every year, out of which 4 lakhs succumb to death, ठीक है। और ये बहुत पुराना डेटा है, ठीक है। अभी इंडिया में 8 लाख नहीं, कम से कम 25 लाख से ज्यादा कैंसर केस जो है वो एवरी ईयर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कम से कम आप मान के चलिए कि ये बहुत पुराना डेटा है 8 lakhs वाला। अभी आप मान के चलिए कि इंडिया में 25 लाख केस पर ईयर आ रहे हैं, और ऐसा माना जाता है कि 2040 तक हर 4 में से एक को कैंसर होगा, अगर हम लोग यही रूटीन में चलते रहे, ठीक है। यही हम लोग केमिकल्स खाते रहे, ये केमिकल क्षार हम लेते रहे, ठीक है। केमिकल हम बॉडी के ऊपर भी डाल रहे हैं, सुबह सुबह नहाते समय ये खा भी रहे केमिकल्स। इतना ज्यादा हम लोग केमिकल ट्रीटमेंट अपनी बॉडी को दे रहे हैं कि मीन्स हर 4 में से एक, मतलब हर फैमिली में एक आदमी को कैंसर तो होना ही है, ठीक है। तो काफी तेजी से ये बढ़ रहा है। इसके लिए हमको क्या करना है? सिंपल हमारे पुराने इंडियन ट्रेडिशन पे शिफ्ट होना है, ठीक है। आप बस ये सोचो कि हमारे दादाजी क्या करते थे, दादाजी क्या खाते थे, अगर उस पे हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे
50% भी शिफ्ट हो गए तो हम इसको रोक सकते हैं। बट अगर हम लोग वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते रहे तो ये रुकने वाला नहीं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ बॉडी ग्रोथ क्या है। ठीक है, तो नॉर्मल सेल डिवीजन रेगुलेटेड बाय प्रोटो ऑन्कोजीन्स एंड सप्रेस्ड बाय ट्यूमर सप्रेसर जीन। ठीक है, तो दो तरह के जीन्स होते हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन्स और ट्यूमर सप्रेसर जीन। ये दोनों जो है रेगुलेट करते एक सेल को डिवाइड होने के लिए, मीन कितना उसको डिवाइड होना है। ठीक है, और अगर ये दोनों जीन्स ठीक से काम कर रहे हैं तो हमें कैंसर नहीं होगा। मगर अगर प्रोटो ऑन्कोजीन और ट्यूमर सप्रेसर जीन में कुछ गड़बड़ी आ जाती है किसी केमिकल की वजह से या इंटरनल किसी फैक्टर की वजह से, तब ये नॉर्मल डिवीजन रुक जाएगा और कैंसर होगा। ठीक है, तो नॉर्मल मैकेनिज्म में वैसे आप लोग जो है एकदम जो क्या बोलते हैं एकदम आवारा क्यों नहीं हो जा रहे। ठीक है, सब सब लड़कों को मन करता है कि मस्त घूमे फिरे, रात को 12 बजे घर आए, ठीक है, जो मेरा मन हो पबजी खेले पूरे दिन रात, बट नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि आपको दो लोग रेगुलेट कर रहे हैं, मम्मी और पापा, है ना, तो आप नॉर्मल चल रहे हैं। जैसे ही आप लोग कहीं दूसरे शहर में जाएंगे, हॉस्टल में जाएंगे, आपका असली कैंसर निकल के बाहर आता है। ठीक है, फिर जो है वो रेगुलेटेड वे सिस्टम खत्म हो जाता है, फिर अपनी मर्जी से चल रहा होता है सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर दो प्रोटोऑन्कोजीन्स और ट्यूमर सप्रेसर दोनों सेल्स को बांध के रखा है, अपनी मर्जी से उन्हें डिवाइड नहीं होने दे रहे। वो बॉडी को जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही डिवाइड होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कॉजेज ऑफ कैंसर की। ठीक है, तो कॉजेज ऑफ कैंसर कैसे भी हो सकते हैं, फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल। ठीक है, और उसको हम बोलेंगे कार्सिनोजन। कोई भी चीज जो अगर कैंसर कॉज कर रही है उसको हम बोलते हैं कार्सिनोजन। आयनाइजिंग रेडिएशन लाइक एक्सरे, गामा रेज, ठीक है, यूवी रेज, ये डीएनए डैमेज कर सकते हैं और कैंसर कॉज कर सकते हैं। ठीक है, केमिकल्स में जैसे टोबैको हो गया, ये लंग कैंसर करता है, ओरल कैंसर करता है। ठीक है, कुछ वायरसेस भी है जो कैंसर करते हैं। ठीक है, मोस्टली तो केमिकल्स और ये सब फैक्टर्स यूएस हो रहा है, केमिकल फिजिकल फैक्टर्स, बट कुछ कैंसर्स जो है वो वायरस भी करते हैं जिनको हम बोलते हैं ऑन्कोजेनिक वायरसेस। ठीक है, तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए जो जो कैंसर्स करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग आगे चलते हैं, इसमें वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, एक नॉर्मल सेल है, प्रोटो ऑन्कोजीन्स थी, जो कि उसमें कुछ चेंजेस आया, वो ऑन्कोजीन बन गई। ऑन्को मीन्स होता है कैंसर। ठीक है, तो अब वो प्रोटो ऑन्कोजीन से उसमें कुछ चेंजेस आए और वो ऑन्कोजीन बन गई। ऑन्कोजीन मीन्स जो सेल को डिवीजन को बढ़ाना चाहता है। ठीक है, और ट्यूमर सप्रेसर जीन ने काम करना बंद कर दिया। ठीक है, मतलब बढ़ाने वाला तो बढ़ गया और जो रोकने वाला था वो खत्म हो गया। तो क्या होगा, ये सेल जो है कंटिन्यूअसली डिवाइड करेगा, एबनॉर्मल इसमें ग्रोथ होगी और यही ट्यूमर बना देगा। ठीक है, कैंसर सेल डोंट शो कॉन्टेक्ट इनोबिना फेनोमेना विच इज शोन बाय नॉर्मल सेल्स। ठीक है, तो नॉर्मल सेल्स है हमारे, वो कॉन्टेक्ट इनिबिशन शो करते हैं। मीन जब एक सेल डिवाइड हो रहा है, इधर से सेल डिवाइड होते होते ये पास में आते हैं, जब इनको लगता है कि दोनों टच हो गए तब ये डिवाइड होना छोड़ देते हैं। मीन्स उनको लगता है कि सारी जगह भर गई है, अब हमें डिवाइड नहीं होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्ट इनिबिशन। ठीक है, बट ये जो सेल्स है, कैंसर सेल्स है, ये कॉन्टेक्ट इनिबिशन शो नहीं करते। मीन्स ये कितना भी एरिया भर जाए फिर भी ये डिवाइड होते रहते हैं। ठीक है, समझ गए? तो आगे चलते हैं, इसमें हम लोग कॉजेज हम लोगों ने देख लिए, फिजिकल एजेंट्स, ठीक है, ये सारे रेडिएशंस, केमिकल एजेंट्स, ये सारे केमिकल्स, बायोलॉजिकल एजेंट्स, वायरसेस है, सेलुलर ऑन्कोजीन्स है, प्रोटो ऑन्कोजीन्स, इनमें अगर चेंजेस आ जाता है। ठीक है, प्रोटो ऑन्कोजीन्स प्रेजेंट इन नॉर्मल सेल्स व्हिच व्हेन एक्टिवेटेड लीड्स टू ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, तो कुछ ऐसे जीन्स हैं जो कैंसर करते हैं बट नॉर्मली वो ऑफ रहते हैं, कुछ केमिकल्स उनको ऑन कर देते हैं और वो कैंसर कॉज कर सकते हैं। उसके बाद कुछ केमिकल्स के नाम यहाँ पर हमने लिखे हैं और वो कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। ठीक है, सूट जैसे है, स्किन एंड लंग सेल्स को जो है अफेक्ट करता है। सिगरेट, उसमें क्या होता है, नाइट्रोसो डाइमेथाइलिन, ठीक है, जो कि लंग्स को अफेक्ट करता है। कोलतार, स्किन एंड लंग्स को। इसी तरीके से ये सारे केमिकल जो है हमारे, ये अफेक्ट करते हैं कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन्स। ठीक है, समझ गए?
तो इनमें से जितने ज्यादा आप याद करेंगे, एस्बेस्टोस अगर आप देखा होगा केमिस्ट्री लैब में आप जाते हैं तो एक बर्नर होता है, बर्नर के ऊपर एक स्टैंड लगाते हैं और उस स्टैंड में जो है एक व्हाइट कलर का शीट लगा होता है जिसके ऊपर हम बीकर रखते हैं। वो जो व्हाइट कलर का शीट होता है वो होता है एस्बेस्टोस। ठीक है, अगर वो एस्बेस्टोस उड़ के आपके इनहेलेशन में गया तो आपको लंग कैंसर कर सकता है। ठीक है, क्योंकि वो जलता नहीं है। एस्बेस्टोस क्यों यूज करते हैं कि वो फ्लेम के ऊपर रखा रहता है फिर भी जलता नहीं, बट इट इज कार्सिनोजेनिक। ठीक है, तो उससे एस्बेस्टोस से दूर ही रहना, उससे खेलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद डिटेक्शन कैसे होगा? एक तो सिंपल है, बायोप्सी करेंगे। ठीक है, स्किन का जो टिश्यू का सैंपल लेंगे, उसे उसका हिस्टोपैथोलॉजिकल मतलब माइक्रोस्कोप के अंदर टिश्यू एग्जामिनेशन करेंगे, देखेंगे कि नॉर्मल ग्रोथ हो रही है, एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है। ठीक है, in case of leukemia, biopsy and histopathology studies of the tissue and blood and bone marrow test for increased cell counts। ठीक है, तो ब्लड कैंसर के में बहुत इजी है, जिसमें हम लोग तो नॉर्मल आदमी है उसके ब्लड में 1 ml में पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ WBC होगा। तो क्या करेंगे, सेल काउंट कर लेंगे सिंपल। ठीक है, अगर सेल काउंट बढ़ रहा है तो हम बोल सकते हैं कि कैंसर हो सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ब्लड कैंसर में नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे। तो हम लोग सेल काउंट करके एक पर्टिकुलर 1 ml में मान लो 250 होते थे और अब हम लोगों ने टेस्ट किया तो 1 ml में 750 निकले। हम बोल सकते हैं कि WBC का नंबर 3 गुना बढ़ गया है, मीन्स ब्लड कैंसर उस पर्सन को है। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक्सरेज कर सकते हैं, अगर बॉडी में कहीं ऑर्गन में ग्रोथ होगी तो वो दिख जाएगी। सीटी स्कैन कर सकते हैं, MRI कर सकते हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज को यूज कर सकते हैं। एंटीबॉडीज मीन हम लोग ऐसे एंटीबॉडीज तैयार करते हैं जो कैंसर से बाइंड होगा। ठीक है, तो वो एंटीबॉडीज बॉडी में डालते हैं। ठीक है, और अगर बॉडी में कैंसर है तो वो बाइंड होगा, नहीं कैंसर है तो बाइंड नहीं होगा। तो उससे हम लोग देख सकते हैं। और भी बहुत सारी टेक्निक सब निकल के आ रही है कैंसर डिटेक्शन की। बहुत सारी ऐसी टेक्निक है जो यूरिन सैंपल से बता देगा कि बॉडी में कहीं कैंसर है या नहीं, 2 मिनट में जो है पता चल जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे टेक्निक्स आ रहे हैं, बट बेसिकली यही हमारे टेक्निक्स हैं जिसमें हम लोग सीटी स्कैन MRI करते हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रीटमेंट क्या अवेलेबल है हमारे पास? सबसे कॉमन है सर्जरी, बट सर्जरी जो है मोस्टली वो बेनाइन कैंसर के लिए हो पाता है, मेलिग्नेंट के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, या मेलिग्नेंट की फर्स्ट स्टेज में हो सकता है। ठीक है, मान लो लिवर में स्टार्ट हुआ और अभी वो फैला नहीं है और पता चल गया बहुत जल्दी, रेगुलर चेकअप कराता था वो इंसान और पता चल गया लिवर में बहुत थोड़ा सा स्टार्ट हुआ था, तो उस पार्ट को कट कर देंगे और उसको थोड़े थोड़े केमिकल ट्रीटमेंट देते रहेंगे, जिससे अगर 1-2 सेल्स कहीं रह गए हो बॉडी में तो वो भी मर जाए। ठीक है, तो ये सर्जरी के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद रेडिएशन थेरेपी। ठीक है, हम पर्टिकुलर कैंसर सेल्स पे ऐसे रेडिएशन डालते हैं जिससे वो मर जाए। ठीक है, उसके बाद कीमोथेरेपी जो सबसे कॉमन है, इसमें हम लोग पर्टिकुलर ऐसे केमिकल्स देते हैं जो फास्टली डिवाइडिंग सेल्स को, कैंसर सेल्स को नहीं, फास्टली डिवाइडिंग सेल्स को किल कर देगा। ठीक है, तो हमारे बॉडी में जो फास्टली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? RBCs। ठीक है, उसके बाद हमारे जो सेल्स होते हैं वो होते हैं हमारे हेयर सेल्स। ठीक है, और कैंसर सेल्स। तो जब ये केमिकल हमारे बॉडी में जाएगा, कीमोथेरेपी जब हम लोग कीमोथेरेपी कराने जाएंगे, जब ये केमिकल हमारी बॉडी में जाएगा तब कैंसर सेल भी मरेगा, हेयर सेल भी मरेगा और RBC भी मरेगा। अब RBC मरेगा तो क्या करेंगे, उसको हम लोग डॉक्टर ने एडमिट करके रखा है तो ब्लड चढ़ाते रहेंगे। इसलिए हम देखते हैं कि कीमोथेरेपी में बाल चले जाते हैं सारे। ठीक है, बट बाल चले जाए कोई दिक्कत नहीं, जान बच जाए तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, बाल तो क्या विग लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा मेरे बाल नहीं जाने चाहिए चाहे मैं मर जाऊं। ठीक है, तो बाल चले जाए कोई दिक्कत नहीं है, RBC लॉस हो रहा है तो उसको हम लोग रिप्लेनिश कर दे रहे ब्लड चढ़ा के, और कैंसर सेल मर रहे। ठीक है, तो याद रखना कीमोथेरेपी इज नॉट टारगेटेड टू कैंसर सेल्स, दे आर टारगेटेड टू फास्टली डिवाइडिंग सेल्स। ठीक है, तो अब ऐसा लोगों ने बोला कि नहीं यार ये बेटर नहीं है, अब ऐसा करो सिर्फ कैंसर सेल ही मरे। तो जो सबसे लेटेस्ट टेक्निक है हमारी ट्रीटमेंट की वो है इम्यूनोथेरेपी। इसमें हम लोग पर्टिकुलरली कैंसर सेल्स को टारगेट करके उन्हीं को किल करते हैं, और हमारे सिस्टम को, कि हमारे इम्यून सिस्टम को जो सो रहा है अभी तक, इसको पता ही नहीं चला है कि बॉडी में कैंसर स्टार्ट हो गया, उसको भी जगाने का काम करते हैं। ठीक है, तो बाहर से किल भी कर रहे हैं और अंदर के इम्यून सिस्टम को भी बता रहे हैं कि यहाँ पे कैंसर है, इसको तू भी किल कर। ठीक है, तो ये सबसे एडवांस टेक्निक है, बट ये काफी कॉस्टली है। इसका आप मान के चलिए पर मंथ जो है वो 10 लाख का खर्चा इसमें आएगा ट्रीटमेंट में। ठीक है,
तो मोस्ट कैंसर्स आर ट्रीटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ दीज ऑल, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही होगा, हो सकता है किसी इंसान को कैंसर हुआ था किडनी का, ठीक है, तो उसका किडनी पहले सर्जरी से रिमूव कर दिया, 2 महीने बाद पता चला कि लिवर में भी है, ठीक है, तो लिवर को केमिकल कीमोथेरेपी से किल किया, फिर उसको लगा कि भाई किडनी का ठीक हो गया, लिवर का ठीक हो गया, बाद में पता चला बोन में भी है, ठीक है। तब क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर कैंसर सेल्स को पहचानेंगे, पहले उसमें से थोड़ा सा निकालेंगे, लेबोरेटरी में स्टडी करेंगे और देखेंगे कि इसके अगेंस्ट हम क्या एंटीबॉडीज बना सकते हैं, फिर एंटीबॉडीज बना के वो इम्यूनोथेरेपी स्टार्ट करें। बट याद रखिए ये एक नॉर्मल पर्सन के जो है बजट में नहीं आ पाता है। अगर ये सब कुछ कराने जाए इंसान तो बच जाएगा, बच गया मतलब कंटिन्यूअस उसका ट्रीटमेंट चलेगा। इम्यूनोथेरेपी मतलब हर 15 दिन में इंजेक्शन लगवाने आपको हॉस्पिटल जाना है, ऐसा नहीं कि घर पे दे देगा डॉक्टर खुद से लगा लो, हर 15 दिन में आपको जाना है और हर 15 दिन का कॉस्ट अराउंड 4 से 5 लाख रुपए, ठीक है। या तो आपका 1 करोड़ का मेडिकल इंश्योरेंस है तो आप बच गए, ठीक है, या आपका पैसा, आपके पास बहुत पैसा है कि भाई 2 करोड़ खर्च होए 5 करोड़ खर्च होए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप बचेंगे, क्योंकि ये ट्रीटमेंट कंटिन्यूस चलेगा। ऐसा नहीं कि 6 महीने में ठीक हो गए उसके बाद घर जाओ, ठीक आप रहोगे अगर आप कंटिन्यूसली ये इंजेक्शन लेते रहोगे। एक इंजेक्शन का कॉस्ट अराउंड 4 लाख है, ठीक है। तो अभी तक कैंसर का ट्रीटमेंट हमारे पास है बट वो अभी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं, ठीक है। तो आगे के साइंटिस्ट में आप लोगों को आगे चल के रिसर्च करके देखना है कि हम सस्ता इलाज कैसे ढूंढें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है कैंसर का। इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम लोग हाई स्टडीज में जाके और डिटेल में पढ़ेंगे, बट हमारे सिलेबस में अभी तक यहीं तक है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे खत्म करते हैं, फिर हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे अबाउट ड्रग्स, ठीक है। जो इस चैप्टर में एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वो ड्रग्स के बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।